हेलो साथियों, वाईसीटी बुक ऑफिशियल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में प्राचीन भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विशेषताओं में सुपर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का आज सेट नंबर 5 है। सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का व्याख्या सहित हल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आपके विभिन्न एग्जाम्स एलटी ग्रेड, पीजीटी, स्टेट पीसीएस, हायर और नेट जेआरएफ के लिए व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इसका उपयोग हो सके और अन्य लोगों को लाभ मिल सके। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर 30 क्वेश्चन से सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 में देखेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन इसमें है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा मीन्स हड़प्पा के जस्ट पहले की संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन ए है कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति, सुमेरियन संस्कृति। इसको देखेंगे तो ऑप्शन है कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति, सुमेरियन संस्कृति या सुमेरी संस्कृति। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति की विशेषता कौन सी है? कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति प्राक मीन्स हड़प्पा के जस्ट पहले, प्राक हड़प्पा मीन्स हड़प्पा के जस्ट पहले प्रो हड़प्पन संस्कृति मानी जाती है। बल्कि अन्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सुमेरिया की संस्कृति, ये हड़प्पा के समकालीन या उसके बाद की संस्कृतियां मानी जाती है। तो कुल्ली संस्कृति हड़प्पा के जस्ट पहले की संस्कृति मानी जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ए, कुल्ली संस्कृति। अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार किस युग में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन इसमें दिया गया है, नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो नवपाषाण युग में अनाज की प्रथम उपज प्राप्त होती है। और ये अनाज की प्रथम उपज, जिसमें कि गेहूं, जौ और चावल, ये तीन मुख्य उपज थी, तीन मुख्य फसलें थी। तो गेहूं, जौ, चावल की नवपाषाण काल में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। तो बाकी मध्य पाषाण युग में, पुरापाषाण युग में या उसके प्राचीन पुरापाषाण युग में अगर देखें तो इस तरीके के साक्ष्य कन्फर्म रूप में नहीं मिलते हैं। लेकिन नवपाषाण काल में उपज की, कृषि उपज की, अनाज की उपज की प्रथम बार प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग में अनाज की प्रथम उपज प्रारंभ हुई या प्राप्त हुई। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तिथि के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन विकल्पों को व्यवस्थित करना है। तो ये हमारे सामने विकल्प हैं, पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। ये हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पुरापाषाण युग, सबसे पहले हम पुरापाषाण युग की बात करते हैं, नंबर 1 पर है। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, नंबर 3 पर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण युग, नंबर 4 पर है। फिर उसके बाद आता है ताम्र युग, जिसको हम कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं, ये नंबर 2 पर है। तो इसका सही ऑर्डर होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। हमारा डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ओके, तिथि क्रमानुसार इस तरीके से एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, किस तिथि के अनुसार, समयानुसार, काला क्रमानुसार या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन संस्कृतियों के क्रमबद्ध को, कालानुक्रम को हमें अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि प्रश्न गलत ना हो। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से या इसे ही प्रश्न या इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में बार बार प्रायः पूछे जाते रहते हैं। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान पर प्राप्त किया था?
तो इसके बारे में मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी बताया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण पल्लवरम, तमिलनाडु के पल्लवरम में 1863 में प्राप्त किया था, जिसमें कि हैंड एक्स मींस हस्त कुठार सबसे पहला उपकरण था जो कि प्राप्त किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा होगा, अगला इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका में जो मध्य प्रदेश में ये गुफा प्राप्त की गई है और यह वी वांकड़कर के द्वारा ये गुफा प्राप्त की गई और खोजी गई, और जिसमें कि गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन कई शैल चित्रों का वर्णन या कई शैल चित्रों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। उन अवशेषों से यह पता चलता है कि प्राचीन मनुष्य किस प्रकार की चित्रकारियां, किस प्रकार की कलाकृतियों को बनाता था, या उसकी रचना कैसी थी, या वो किस प्रकार के कलाकृतियों को कहां पर किस तरीके से किस महत्व के हैं। तो ये सारी जानकारी, इनसे संबंधित सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो शैलाश्रय चित्र की बात करें, शैल चित्रों की बात करें, तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है? प्राक इतिहास का मतलब प्रो हिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आरबी फूट मींस रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया, ऑप्शन डी बी सुब्बा राव। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही आरबी फूट मींस रॉबर्ट ब्रूस फूट इसके सही उत्तर माना जाएगा कि प्राक इतिहास के जनक उन्हीं को माना जाता है। मींस फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया, भारत के जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उनको रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही माना जाता है। ओके, इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर उसके बाद अन्य विद्वान आते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा ही की गई थी। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा होगा, अगला महत्वपूर्ण है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इन संस्कृतियों में पता लगाना है कि कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो इसमें दिया गया है सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। ये चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। तो इन चार विकल्प में यह पता लगाना है कि कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो पाषाण युगीन संस्कृति की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, जबकि अन्य सोहन संस्कृति पाषाण युगीन है। यस, मद्रासियन संस्कृति पाषाण युगीन है, विंध्यन संस्कृति भी पाषाण युगीन है, लेकिन सोथी संस्कृति जो कि राजस्थान के पास पाई गई है यह पाषाण युग से संबंधित नहीं है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा होगा, अगला महत्वपूर्ण, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य पेशा क्या था, मुख्य धंधा क्या था, वह कौन कौन से कार्य किया करता था? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव की बात करें तो शिकार उसका मुख्य पेशा था, मुख्य व्यवसाय था, शिकार किया करता था। पूर्व पाषाण कालीन मानव शिकार किया करता था। फिर शिकार के बाद उसने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, नवपाषाण काल आते, लेकिन सबसे प्रारंभिक उसका व्यवसाय शिकार करना ही रहा है। ओके, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शिकार करना। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? हस्त कुठार मींस हैंड एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है वह किस प्रकार के किस विधि का उपकरण माना जाता है? ऑप्शन है यूनिफेशियल, ऑप्शन बी बाईफेशियल, ऑप्शन सी दोनों विधियों से, ऑप्शन डी रीटीचिंग उपकरण। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही विकल्प का पता लगाना है। यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से, या रीटीचिंग उपकरण, ये चार दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाईफेशियल। क्या होगा? बाईफेशियल इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हस्त कुठार जो बनाए जाते थे आदि मानव के द्वारा वह दोनों तरफ से धार बनाए जाते थे, दोनों तरफ से मींस बाईफेशियल होते थे, दोनों तरफ से धार बनाए जाते थे जिसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे फरसा जो होता है, जो फरसा जिसको परशुराम धारण करते थे, तो फरसे को देखेंगे तो एक तरफ ज्यादा धारदार होता था, दूसरी तरफ कम धारदार होता था, लेकिन धारदार किस्म के होते थे और बाईफेशियल बनाए जाते थे। ठीक,
अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण मीन्स छोटे छोटे किस्म के माइक्रोलिथ किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग रहे हैं? उद्योग का मतलब वहां किस काल में ये ज्यादातर बनाए जाते थे? तो ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति और मध्य पाषाणिक संस्कृति। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाणिक संस्कृति। क्या उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? मध्य पाषाणिक संस्कृति में लघु पाषाण उपकरण ज्यादातर बनाए जाते थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी, मध्य पाषाणिक उपकरण में लघु पाषाण उपकरण बनाए जाते थे। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा होगा, अगला महत्वपूर्ण, हैंड एक्स क्लीवर संबंध है। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? तो हैंड एक्स का मतलब हो गया कुल्हाड़ी, क्लीवर का मतलब हो गया कि कुल्हाड़ी जैसा जो कुछ आकृति है जो छेद करने के लिए या भेदन करने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता था। तो हैंड एक्स का संबंध किससे है? तो उच्च पुरा पाषाण संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण संस्कृति, निम्न पुरा पाषाण संस्कृति और मध्य पाषाण संस्कृति। इन सब जो पूरे संस्कृतियां दी गई है, जो काल अलग अलग कालखंड है प्रागैतिहासिक काल के, इसको आप लिख करके नोट करके क्रम से सजा कर रख लीजिए, जैसे कि बार बार रिवीजन करेंगे और प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से अगर वो आपके माइंड में रहेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, तो एग्जाम में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के जितने भी स्टेज हैं उसको सही कालक्रम के अनुसार आपको पता होना चाहिए। तब इसके बाद प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2009 में ये पुराना क्वेश्चन है, ये आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्नों की सीरीज हम बताएंगे, हम विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न आपको ज्यादातर मिलेंगे और जो महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए yctpublication.com YCT बुक ऑफिशियल पर जाकर के विजिट करें और देखें, और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की सीरीज वहां पर मिलेगी और वह सीरीज को सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को टॉपिक वाइज आप जो आप जिस टॉपिक को चॉइस करें उस टॉपिक को आप चॉइस के हिसाब से हल करें और उसकी व्याख्या सहित हल देखें और अपनी तैयारी को बूस्टर बनाएं और बूस्ट करें, और ये बूस्टर डोज साबित होगा आपके लिए। और ये इसका फायदा आप आने वाले एग्जाम में तत्काल और ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके जब जाएंगे तो उस प्रश्नों के से संबंधित वही प्रश्न तो नहीं होते हैं, लेकिन उसी प्रश्नों से संबंधित या उसको थोड़ा बहुत चेंज करके उस प्रकार के प्रश्नों को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा, इसका सही ऑप्शन होगा हैंड एक्स क्लीवर का संबंध। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से है। किससे है? निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी, निम्न पुरा पाषाण संस्कृति में हैंड एक्स क्लीवर बनाया गया था और उसका प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह किसका कथन है? ताम्र निधि में से ताम्र जो पाए गए हैं, तांबे का जो प्रयोग किया जाता था विभिन्न उपकरण बनाने में, तो ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व हैं, यह कथन किसका है? एच गोल्डन का, एस पिगट का, एम व्हीलर का, एच जी चाइल्ड का। तो ये चार पुरातत्वविद हैं। इन चार पुरातत्वविदों से पता लगाना है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एच गोल्डन ने कहा था। क्या कहा था? एच गोल्डन ने ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला हुआ है? किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला हुआ है? पशु बाड़े का मतलब पशुओं का पालन किया जाता था, पशुओं को बहुत ज्यादा मात्रा में रखा जाता था। उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन ए है टोरवा से, ऑप्शन बी कोल्डीवा से, ऑप्शन सी महागड़ा से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महागड़ा। क्या होगा? महागड़ा। महागड़ा जो प्रतापगढ़ में साइट पाई गई है, ये पशु बाड़े का एक प्रमाण मिला हुआ है कि जहां पर पशुओं का पालन होता था या पशु ज्यादा मात्रा में इकट्ठा रहा करते थे, रखे जाते थे, तो पशु बाड़े का प्रमाण महागड़ा प्रतापगढ़ की साइड से प्राप्त हुआ है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। इनाम
इनाम गांव अगर बात करें तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और यह इस किस जमाने का या किस समय का पूरा स्थल है? तो ऑप्शन दिया है काथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहाड़ संस्कृति और रंगपुर संस्कृति। तो इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से। किसका संबंध है? महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है और महाराष्ट्र में इनाम गांव है, तो इसका संबंध महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति से बताया जाता है। अगर देखें महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति से, इसका व्याख्या होगा जिस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के औजारों का प्रयोग करता था उस काल में ताम्रपाषाणी, उसको ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। मतलब जिस काल में मनुष्य तांबे और पत्थर दोनों को मिलाकर के प्रयोग करता था, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं और इसे इनाम गांव, सोन गांव और नेवासा और दायमाबाद, ये 4 प्रमुख स्थल बताए गए हैं। नंबर 1 इनाम गांव, सोन गांव, नेवासा, दायमाबाद, ये 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो हमारा संबंध इनाम गांव से है। तो इनाम गांव का संबंध कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस संस्कृति का पता चलता है? जोरवे संस्कृति का पता चलता है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है महापाषाण संस्कृति संबंधित है। महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। महापाषाण संस्कृति का संबंध तांबे, कांसे, पीतल, लोहा। अगर इनके उपयोग के क्रम को देखें तब भी हम इस प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हैं। तो अगर देखेंगे महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है तो यह लोहा से। किससे? यह लोहा से। ये लो, महापाषाण संस्कृति का संबंध लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व के अतरंजी खेड़ा से हुई थी। जब 1000 ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप में लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से की गई तो सैंधव वासियों को लोहे का ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि आर्य इससे परिचित थे। सैंधव के बाद जो आर्य सभ्यता भारत में, उत्तर भारत में विकसित हुई तो आर्यों ने लोहे का प्रयोग किया, जबकि आर्यों से पहले सैंधववासी लोहे का प्रयोग नहीं, तांबे का प्रयोग, कांसे का प्रयोग, टिन का प्रयोग, अन्य धातुओं का प्रयोग किया करते थे। तो हमारा महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे? लोहे से है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं, बहुत आसान प्रश्न है। भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित हैं? भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 136 में। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा रायसेन जिले में है। कहां पर है? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में पाया जाता है। रायसेन जिले में एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल और है जिसको हम बोलते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप रायसेन जनपद में पाया जाता है और सांची नामक पहाड़ी पर बसा है, इसलिए उसका नाम सांची स्तूप रखा गया है। तो प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये रायसेन जनपद में पाई गई है। इसकी खोज वी वाकड़ नामक पुरातत्वविद ने किया था। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा होगा चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण, चावल के प्राचीनतम प्रमाण 2 जगह से पाए गए हैं। ठीक है, 2 जगह से अगर बात करें तो एक है कोल्डिहवा, जो 9000 ईसा पूर्व की बात करता है, जो सही है, प्राचीनतम 9000 कोल्डिहवा। और दूसरा है 7000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़। कहां पर? यह है कोल्डिहवा में, कोल्डिहवा। और दूसरा मेहरगढ़। मेहरगढ़ का टाइम क्या मिलेगा आपको? 7000 बीसी के आसपास। और कोल्डिहवा का जो टाइम पीरियड है ये जो 9000 बीसी के आसपास मिलेगा। लेकिन ये कोल्डिहवा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल पर है? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में नेपाल की तराई के पास में कोल्डिहवा नामक पुरातात्विक स्थल पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण पाया गया है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हड्डी की मातृदेवी प्राप्त हुई हैं। हड्डी की मातृदेवी, हड्डी की बनी हुई मातृदेवी का अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बाघोर के मध्य पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण
काल से। तो इसका सही होगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्या घाटी हमारा सही होगा कि हड्डियों के मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड्डियों से बनाया गया था। और अब ये सोचेंगे हड्डियों से कैसे बनता है, तो ये कलाकृतियां हैं हड्डियों से, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि जिससे ये पता लगे देखने में कि ये मातृ देवी हैं। तो हड्डियों से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। ये बहुत प्राचीनतम प्राचीनतम साइट है, प्राचीनतम स्थल की बात की जा रही है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, ब्लेड ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड ब्लेड का मतलब फलक, और ब्यूरिन ब्यूरिन का मतलब होता है जो हमें काटने में मदद करती है। ब्लेड भी काटने में मदद करती है और ब्यूरिन भी काटने में मदद करती है। तो इन दोनों का चारित्रिक उपकरण क्या है? तो चारित्रिक उपकरण काटना। तो इसका निम्न ये किस संस्कृति से संबंधित है? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति से। ब्लेड और ड्यूरिन किस्म के पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? तो उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति में इस प्रकार के पत्थरों का, इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, धान की खेती ऑप्शन में है चिरांद, लहुरा देव, बुर्ज होम, महागड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लहुरा देव। लहुरा देव में धान मीन्स चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे, इसकी अगर व्याख्या देखें तो आपको मिलेगा भारत में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है। भारत में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। ऐसा माना जाता था कि उत्तर भारत में, जो उत्तर पश्चिमी भारत है, वहां पर मेहरगढ़ नामक स्थल पर चावल के साक्ष्य मिले। लेकिन उसके पहले कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। उसके बाद लहुरा देव नामक स्थान पर नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, जो भारत में पड़ता है। ठीक है, तो इसका व्याख्या ये हो गई कि लहुरा देव, मेहरगढ़ को नहीं आपको लगाना है, मेहरगढ़ से पुराना स्थल है, पुरानी साइट है लहुरा देव, जहां पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल से चौपानी मांडो स्थित है। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहां पर स्थित है? चौपानी मांडो बहुत फेमस साइट है, ये देखना है कहां पर स्थित है। आप देखते हैं दायपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कुराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में। तो मध्य पाषाणिक उपकरण चौपानी मांडो की बात करें तो यह इलाहाबाद के कुराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे प्राप्त हुआ है। ओके, तो इलाहाबाद से अगर शहर से देखेंगे तो इसको कम से कम 30-32 किलोमीटर दूर, और ये पश्चिम साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में आपको दिखाई देगा कि कुराव तहसील है, वहां से बूढ़ी बेलन के किनारे इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए फिर वही रिपीट किया गया कि प्रागैतिहासिक विभिन्न प्रकार से, यानी उस प्रश्नों को कई अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीमबेटका। मध्य प्रदेश में पाई गई भीमबेटका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह का एग्जाम में कोई ना कोई प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो जैसे जो हायर देते हैं, तो हायर में जो प्राचीन इतिहास की बात है, प्राचीन इतिहास और संस्कृति से देते हैं। जो इतिहास से देते हैं तो उसमें आगे की बात की जाती है, लेकिन जो प्राचीन इतिहास और संस्कृति से देते हैं तो उनका प्रागैतिहासिक वाला पार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। और छोटे भी बड़े एसएससी में हो गए, बैंक में हो गए, और भी छोटे बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में, सभी प्रकार के एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कालक्रम से लगाएं। क्या करना है? कालक्रम से लगाना है। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। अगर हम बात करें तो इसमें कालक्रम से लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पूर्व पाषाण युग। क्या? सी वाला ऑप्शन है, पूर्व पाषाण युग। सबसे पहले नंबर 1 पर पूर्व पाषाण युग। फिर उसके बाद आता है नव पाषाण युग।
फिर उसके बाद क्या आता है मध्य पाषाण युग, लेकिन इसमें है नहीं। फिर नव पाषाण युग की तरफ आएंगे तो ये हमारा होगा डी, दूसरा साइड। फिर उसके बाद कांस्य युग या लौह युग, तो सबसे पहले हम कांस्य युग लेंगे, कांस्य युग लेंगे तो तीसरा हमारा हो जाएगा कांस्य युग। फिर हमें लास्ट में आता है लौह युग, तो लौह युग हमारा ये हो जाएगा। ओके, लौह युग हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे पहला हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें 3 लेना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें 3 लेना है, जो पूर्व सी मतलब पूर्व पाषाण युग। ओके, थोड़ा मिटा, इसमें ABCD के फॉर्म में दिया गया है और इसमें विकल्प में हमें 1 2 3 के फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको 1 2 3 और 4 कर लेते हैं, तो मिलाने में आसानी होगी, थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हमें पूर्व पाषाण युग मीन्स नंबर 3 लेना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले हमें पूर्व पाषाण युग नंबर 3 को लेंगे। फिर मध्य पाषाण युग नहीं है, नव पाषाण युग है, यस, तो हम आ जाएंगे इसमें 4, नव पाषाण युग। फिर उसके बाद हमें ताम्र पाषाण युग नहीं है, इसमें ताम्र का कांस्य युग या सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो इसमें है, यस। फिर उसके बाद हम आते हैं कांस्य युग के बाद लौह युग। ओके, तो ये हमारा क्रम रहेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से इसको हम बता देते हैं, सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग, फिर उसके बाद लौह युग। ये आप सीरियल याद रखेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में आसानी मिलेगी। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगर आप कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है और इन पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो इस सूची में यह पता लगाना है कि कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। मध्य भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां किन किन स्थलों से पाई गई हैं। तो मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे नवदा टोली, क्या है, नवदा टोली, यस, ये मध्य भारत में है। और उसके बाद आपको मिलेगा रोपड़, मध्य भारत में नहीं है, नाल भी मध्य भारत में नहीं है, कायथा मध्य भारत में मिलेगा। तो नंबर 1 और 4 ये मध्य भारत में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। ओके, और रोपड़ और नाल ये मध्य भारत में नहीं है, उत्तर भारत में पड़ेंगे। ओके, अगर इसमें हम देखें, इसमें देखें उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे कायथा उत्खनन से ताम्र पाषाणिक बस्तियां प्राप्त की गई हैं। इसमें 3 चरणों का पता चलता है। प्रारंभिक चरण में बात करें तो 2400 ईसा पूर्व से 2120 ईसा पूर्व। दूसरे उसके बाद बात करें तो ये इसका 2120 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1660 ईसा पूर्व। फिर 1660 ईसा पूर्व के बाद के समय की बात करें तो ये 3rd स्टेज मानी गई है। तो ये इनका काल निर्धारण किया गया है। और इसमें मैंने बताया अभी मैंने इसमें आपको बताया, इसमें बताया नवदा टोली, क्या बताया था हमने, नवदा टोली और कायथा संस्कृति ये मध्य पाषाणिक संस्कृतियां मानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पाषाणिक पुरापाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हुए हैं। पुरापाषाणिक संस्कृति में मृग श्रृंग छल्ले, मृग श्रृंग का मतलब होता है मृगों के श्रृंग के छल्ले, मींस उससे माला बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा प्रतापगढ़ में, जो कि मृग श्रृंग के छल्ले प्राप्त हुए हैं और यह मध्य पाषाण काल की साइट मानी जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई देगा, निम्नलिखित में से किस नव पाषाण कालीन पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हुए हैं। गर्त निवास के प्रमाण, नव पाषाण कालीन के स्थल से गर्त निवास पिट हाउसेस के प्रमाण मिले हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल नामक स्थल से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास का मतलब कि जमीन के अंदर गड्ढे बना करके मनुष्य, नवपाषाणकालीन मनुष्य रहा करता था, निवास करता था, यह किसी पत्थर की गुफाओं के अंदर रहा करता था। तो इस तरीके के पिट हाउसेस के प्रमाण नवपाषाणकालीन स्थल
बुर्ज होम और गुफ्फकराल नामक जगह से प्राप्त हुए हैं। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला? समय पूछा जा रहा है कि पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला। इसमें समय दिया गया 1860, 1863, 1873, 1878। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1863। ओके, 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने हस्त कुठार मींस हैंड एक्स का पता लगाया। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? हड्डी की मातृदेवी, अभी मैंने बताया था उच्च पुरापाषाण युग में हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश में सोन घाटी से, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से और महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी जो विंध्य पर्वत के पास मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयाग के पास तक की फैली हुई जो पूरे की श्रृंखला है, पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसको हम बेलन घाटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ से उच्च पूर्व पाषाण काल की हड्डियों से बने हुए मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव का मतलब कंप्लीट मानव। कंप्लीट का मतलब कि वह किस किस प्रकार के गुणों से युक्त था। कंप्लीट मानव का मतलब है कि असभ्य नहीं था, बर्बर नहीं था या अन्य प्रकार की उसके अंदर कमियां नहीं थी, वह पूर्ण मानव था, यानी कि जीवन यापन की विधियां सीख चुका था, तो उसको हम पूर्ण मानव कहेंगे। तो पूर्ण मानव के संबंध किससे, किस किस मानव को हम पूर्ण मानव बताते हैं? इसमें ऑप्शन ए है निएंडरथल, ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन, ऑप्शन सी ग्रिमाल्डी, ऑप्शन डी मैग्लिडियन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मानव पूर्ण मानव के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह मानव जो जीवन यापन की विधियां सीख चुका था, उसके अंदर जीवन यापन के जो रचनात्मक कार्य होते हैं, रहना, जीवन यापन करना, कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, कपड़े पहनना, भोजन को पका करके प्रयोग करना, समाज में रहना, समुदाय में रहना, लोगों की मदद करना, उत्पादन की भूमिका में आना, यह एक प्रकार के पूर्ण मानव की बात की गई। ओके, इसको प्रज्ञ मानव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञ मानव भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन दीजिए। इसमें दो प्रकार की सूचियां दी गई है और ये सूची में आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी वस्तुएं किस स्थल से प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार के एक प्रश्न विभिन्न एग्जाम में आते ही रहते हैं कि किस स्थल से कौन सी वस्तुएं प्राप्त की गई है, और सूची मिलान वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं या कूट वाले आते हैं या कालक्रम के हिसाब से रखने के लिए आते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो सराय नाहर राय पहला स्थल है। सराय नाहर राय में क्या सराय नाहर राय का संबंध किससे है? तो सराय नाहर राय का संबंध है मध्य पाषाण युगीन संस्कृति से। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति से ए का हो जाएगा 4 के साथ। ओके, अब देखते हैं दूसरा स्थल इसमें है इसमें पाटने। दूसरा स्थल क्या है? बी नंबर है पाटने की बात करें तो पाटने का संबंध है उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से। उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति किसमें है? डी का 1 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसमें सी है इसमें सैपाई में क्या स्थल मिला हुआ है? सैपाई में अगर बात करें तो सैपाई में गैरिक मृदभांड परंपरा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सैपाई में गैरिक मृदभांड परंपरा, अर्थात सी का 2 के साथ मिलान हो जाएगा। अब बचता है डी का संबंध किससे हो जाएगा? 3 से। डी कहां पे है? डी है महुर झारी का संबंध हो जाएगा 3 महास्म समाधि से। ओके, तो हमारा क्या हो गया? फिर से इसको देखते हैं। सराय नाहर राय का संबंध किससे है? सराय नाहर राय का संबंध है मध्य पाषाण युगीन से। फिर उसके बाद बी नंबर है, बी पाटने का संबंध इसमें है
उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से। फिर उसके बाद है सी नंबर सैपाई, सैपाई का संबंध इसमें आपको मिलेगा गैरिक मृदभांड परंपरा से। फिर ऑप्शन नंबर लास्ट है डी, डी महुरझारी, महुरझारी का संबंध इसमें है महासमाधि में। महास्म समाधि मतलब एक समाधि बनी हुई है, एक बड़ी सी समाधि बनी हुई है, उसका संबंध है। तो हमारा इसमें हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ओके, इस तरीके से महत्वपूर्ण सुपर 30 क्वेश्चंस व्याख्या सहित हल आपको बताया गया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। पुनः आप लोग वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और yctpublication.com वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल चैनल को विजिट करके आप इसी प्रकार से विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का अनूठा संकलन है, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न व्याख्या सहित तो उसका हल दिया गया है। वहां से सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसमें से व्याख्या सहित हल आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।